हम सबसे पहले ये चाहते हैं, आपकी साहित्यिक यात्रा पर तो हम बात करेंगे। सबके मन में ये आता है कि एक आईएएस अधिकारी बनने के लिए जो देश की सबसे बड़ी सेवा है, प्रशासनिक सेवा है, वहां तो सिर्फ पढ़ना लिखना पड़ता है। तो ये आपकी साहित्यिक यात्रा आप सिविल सर्वेंट बने उसके बाद शुरू हुई या पहले से थी? और अगर ये था तो ये कितना कठिन कार्य था? सही जी, सबसे पहले आपको धन्यवाद, यहाँ उपस्थित सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार, और आपके माध्यम से देश भर में जुड़े हुए तमाम साहित्य सुधियों को मेरा नमस्कार। आपने जिस प्रश्न का ये जिक्र यहाँ पर किया है, उसके उत्तर में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि बचपन से साहित्य का संस्कार मिला, और यह संस्कार कुछ हद तक विरासत में था, क्योंकि मेरे पिता भी अंग्रेजी और हिंदी में लिखते थे। वो अंग्रेजी और हिंदी के शिक्षक थे और साथ में सृजन भी करते थे कविताओं और कहानियों का, और उसी से मन पर गहरी छाप पड़ी। उन्होंने हिंदी और अंग्रेजी साहित्य से मुझे इंट्रोड्यूस कराया, जो भी सर्वश्रेष्ठ साहित्य था उस समय उपलब्ध था। मुझे याद है कि जब मैं 7वीं कक्षा में था और गर्मियों की छुट्टियों में उस समय पढ़ने और किताबें पढ़ने की परंपरा हुआ करती थी, और शायद मनोरंजन के लिए सबसे सहज रूप से जो उपलब्ध होती थी वो किताबें ही होती थी। तो उस समय प्रेमचंद की मानसरोवर जो 9 खंडों में थी वो उन्होंने मुझे भेंट दी थी, और उससे मुझे लगता है कि साहित्य के प्रति रुचि जगी। कविताओं में जो ध्वनियों और संकेतों के प्रति अनुराग था वो तो बचपन से था, और धीरे धीरे पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा बहुत लिखना शुरू किया। आज भी अपने आप को कवि नहीं कह सकता, और मैं बोलता भी हूँ कि तुम्हें जो शब्द दिखते हैं, कुछ बोलते, कुछ खोलते, कुछ बताते, कुछ छुपाते, वेदना में भीतर की शक्ति को उकेरते, आनंद में कुलाचे भरते इठलाते। दरअसल वो शब्द नहीं, मेरी चेतना के साक्षी हैं, मेरे हृदय का स्पंदन, मेरे होने का प्रमाण। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे यात्रा और आगे बढ़ी, लिखना शुरू किया, कविताएं लिखी, कहानियां लिखी, और फिर भी ये कहूँगा कि कवि कहने का दुस्साहस नहीं कर सकता। हम यही इसीलिए थोड़ा सा समझ नहीं पा रहे थे, क्योंकि 10-10, 12-12 घंटे उससे ज़्यादा आप लोग पढ़ाई करते हैं, और उसमें घर परिवार ने, आशुतोष सर आपने बहुत अच्छी बात कही, पिताजी का सहयोग रहा, घर का माहौल रहा। हम आज आपकी निजी जीवन यात्रा, साहित्यिक यात्रा के साथ साथ उस पर और समझना और जानना चाहेंगे। मुगल सर, आप दोनों ही, हाँ एक बात हम और बता दें आपको ये दोस्तों, कि आप दोनों ही अंग्रेजी और हिंदी के विद्वान हैं। ऐसा बहुत कम होता है मुकुल जी, आशुतोष जी, कि आपको ऐसे लोग मिले जिनकी दोनों भाषाओं में, हिंदी और अंग्रेजी में समान पकड़ हो, अधिकार हो। ऐसे लोग कम मिलते हैं। किसी की हिंदी बहुत अच्छी होती है, किसी की अंग्रेजी बहुत अच्छी होती है, लेकिन ऐसे लोग जब हमें मिलते हैं जो अंग्रेजी भी उतनी उनकी अच्छी होती है, हिंदी भी उतनी अच्छी होती है, तो ये एक हिंदुस्तानी होने के नाते हमें बड़ा गर्व होता है आप जैसे लोगों पर। तो इसके लिए भी बहुत धन्यवाद। हम आपसे इस बारे में भी समझेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको लेखन का, साहित्य का रुझान कैसे हुआ, और कैसे एक प्रशासनिक अधिकारी के साथ साथ आपकी भी वही आशुतोष सर वाला प्रश्न, ये साहित्यिक यात्रा कैसे शुरू हुई? और निजी, अपने निजी जीवन के बारे में भी आप बताइए। आपके घर परिवार में भी इस तरह का कोई माहौल था? हाँ, मैं बताऊंगा। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद, और आज तक को दिल से आभार कि उन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया यहाँ पे, जहाँ मैं अपने श्रोताओं और अपने पाठकों के साथ सीधा जुड़ सकता हूँ। और जो उपस्थित हैं श्रोता और जो अनुपस्थित भी हैं लेकिन जुड़े हुए हैं, उनको दिल से बहुत बहुत आभार। और जहाँ तक हमारी साहित्यिक यात्रा का सवाल है, वहाँ तक मेरी भी कहानी आशुतोष जी से काफ़ी कुछ मिलती जुलती है। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, कला जो है वो ईश्वर प्रदत्त होती है। उसका किसी प्रोफेशन या उसका किसी, आप जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए जो भी आप व्यवसाय करते हैं, उससे कोई उसका लेना देना नहीं होता। और इसमें एक मेरा तो ये मत है कि
साहित्यकार को प्रकृति चुनती है, बाकी तो प्रोफेशन और बाकी जो कुछ आप करते हैं वो आप चुनते हैं, लेकिन साहित्यकार को तो प्रकृति चुनती है। तो ये जो एक मेरे अंदर जो एक था, एक तरह का आप यूं कह लें कि एक बेचैनी थी शुरू से, बचपन से ही, जहां तक मुझे याद आता है स्कूल के दिनों में ही मैं अनायास कुछ जो पंक्तियां स्क्रिबल कर लिया करता था, कविता की वो आती थी, लिखता था, उसको बड़ा सहेज के रखता था। और बहुत उस समय एक शर्मीलापन होता है जब आप शुरू में आप कुछ लिखते हैं, आप यू आर नॉट श्योर कि ये लोगों तक मैं पहुंचाऊं कि नहीं पहुंचाऊं, ये कैसी होंगी। तो वहां से मेरा एक जो मेरे अंदर की वो जो टेंडेंसी थी वो वहां से थी। लेकिन उसको कोई भी प्रतिभा अगर आपके अंदर है, उसको सही माहौल चाहिए फलने फूलने के लिए। वहां मेरे पिताजी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। वो इंग्लिश लिटरेचर के प्रोफेसर रहे बिहार विश्वविद्यालय में, वहीं मैं पैदा वहीं हुआ, उन साथ में बढ़ा। तो घर पे जो माहौल था कि बहुत ही जब मैं बहुत ही यंग था, जब बहुत छोटा था, स्कूल में पढ़ता था, उस समय से ही जो घर का एक परिवेश था वो एक तरह से साहित्यमय था, आप मतलब मैंने यूं कहें। और मुझे जो क्लासिक्स थे, जो आज भी टाइमलेस हैं, जो आज भी मतलब लोगों में उतने ही लोकप्रिय हैं, जैसे आप जेन ऑस्टिन को कह लें, जैसे आप थॉमस हार्डी को कह लें, जैसे आप शेक्सपियर के ड्रामास को कह लें, तो ऐसी जो पुस्तकें थी, उनसे मेरा जो तारुफ है वो बहुत ही एक यंग स्टेज से रहा। और उसने मेरी कहीं ना कहीं साहित्यिक संवेदना को उभारने में बहुत मदद की है, बहुत जबरदस्त मदद की है। तो एक तरह का बड़ा ऑर्गेनिक प्रोसेस मैं कह लूं कि एक तरफ तो मेरा रुझान जो ईश्वर प्रदत्त है, प्रकृति प्रदत्त है, और दूसरी तरफ वो माहौल मिल जाना, और दोनों का साथ मिल करके। और अब अल्टीमेटली जैसे आशुतोष जी ने बोला कि साहित्यकार तो मैं नहीं कह सकता, एक यात्रा में हूं और इस यात्रा को आगे बढ़ा रहा हूं, और ये मेरे लिए बहुत ही सुखदायी और पूर्णता का एहसास दिलाने वाली यात्रा है मेरे लिए ये। देखिए, आप दोनों यही एक पढ़े लिखे इंसान का, एक बड़े व्यक्तित्व का सबसे अच्छा पक्ष होता है। आपने भी आशुतोष सर कहा कि मैं तो अभी अपने आप को साहित्यकार नहीं कहता, सीख रहा हूँ, बढ़ रहा हूँ। ये आप दोनों हम्बल हैं बहुत ज्यादा। आशु सर, हम और समझना, हम साहित्यिक अब बात करेंगे, आपसे सुनेंगे भी, लेकिन हम ये भी जानना आज चाहते हैं कि मन मस्तिष्क में कहीं आपके ये था कि मुझे पुस्तकें लिखनी हैं, कहीं ये था कि मुझे ये जो मेरी संवेदनाएं हैं, ये जो मेरे विचार हैं, उन्हें कहीं अंकित करना है और उन्हें एक पुस्तक का रूप देना है, या ये कैसे शुरू हुआ, कैसे आया? क्योंकि एक प्रशासनिक अधिकारी को क्या इतना समय मिल पाता है, या उसके ऊपर इतनी जिम्मेदारियां होती हैं कि वो अपने सपनों को, अपनी आकांक्षाओं को दरकिनार कर देता है? ये कभी अड़चन आई आपके जीवन में? बहुत अच्छी बात की है आपने सईद जी। आपके सत्र का शीर्षक ही है कुर्सी, कलम और कविता। कुर्सी का संसार भी बहुत बड़ा है, लेकिन कलम का संसार या कविता का संसार तो बहुत व्यापक है, उससे कहीं बड़ा। अक्सर लोग कहते हैं कि आप तो व्यस्त रहते हैं, फिर कैसे लिख पाते हैं? और मेरा जवाब होता है कि व्यस्त हैं या इतना दबाव है काम का, इसलिए लिखने की आवश्यकता और ज्यादा है। वाह! क्योंकि व्हेन देयर आर सो मेनी फोर्सेस ट्राइंग टू डीह्यूमनाइज यू, देन देयर इज अ ग्रेटर नीड टू रिमेन ह्यूमन, एंड लिटरेचर हेल्प्स यू रिमेन ह्यूमन। तो लिखने की जहां तक आवश्यकता है, उसको महसूस करते हुए मैंने तो शुरू में, एवरीबडी सफर्स फ्रॉम दिस राइटर्स ब्लॉक, कि विचार आ नहीं रहे, शब्द नहीं आ रहे, तो उसको पहले एक अनुशासन में ढालना शुरू किया कि रोज कुछ न कुछ लिखेंगे। जो देखा, जिससे मिले, जैसा महसूस किया, जो विचार आया, उसको बस शब्दों में उतारना है। धीरे धीरे मुझे लगता है कि शब्द खुद आने लगे, बहने लगे। और पुस्तक लिखना ये उद्देश्य नहीं था शुरू में, तो यह स्वांतः सुखाय था। जैसा कि मैंने कहा कि अपने आप को मनुष्य रखने की आवश्यकता और विवशता, इसने शायद कुछ लिखवाया, और जो कुछ भी लिखा उसको पुस्तकों का रूप मिल गया। इसमें अवश्य जो है ईश्वर की कृपा थी, उसके बिना तो कुछ भी संभव नहीं। मैं आप दोनों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। मुकुल जी, पहले आप उसका उत्तर दीजिएगा। एक जो
आपके कवि, लेखक, साहित्यकार को हम ये मानते हैं, और जो कि सच्चाई भी है, कि वो संवेदनशील मन उसका होता है। प्रशासन चलाते हुए आप भी आशुतोष सर इसी प्रश्न का उत्तर दीजिएगा, क्या ये मदद करता है कहीं ना कहीं आपको अपने प्रशासनिक कार्यों में इसकी मदद मिलती है, और मिलती है तो कैसे? मैं इसको ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और जिस प्रश्न से मैं बहुत रिलेट कर पाता हूं अपने को, ये मुझे दो तरह से मदद करता है। एक तो जैसे आप बहुत ज्यादा व्यस्त रहते हैं अपने अपने प्रशासन में, तो वो जो बेचैनी है लिखने की, वो उसमें वेग जो है उसका वेग बढ़ता जाता है। और जैसे आशुतोष जी ने कहा कि जैसे ही फिर आपको समय मिलता है, फिर आप वो वेग जो है बिल्कुल वो तोड़ता हुआ वो बाहर निकलता है, और वो शब्दों के प्रवाह में आपकी जो साहित्यिक संवेदना है वो बह जाती है। दूसरा, मैं एक चीज बताऊं, प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते, भारत सरकार से जुड़े होने के नाते, नेशन बिल्डिंग से जुड़े होने के नाते, राष्ट्र निर्माण से जुड़े होने के नाते, आपके जो अनुभव हैं उनमें जो वैरायटी है, उनमें जो रेंज है, जितने कलर्स हैं, जितने रंग होते हैं अनुभव के, वो बहुत ही मतलब एक तरह से कह रहे हैं कि वो काफी सारे रंग उसमें इसलिए होते हैं कि आप प्रशासन को चलाते हुए आप समाज के सबसे नीचे तबके से लेके सबसे ऊपर तबके से भी जुड़े रहते हैं। तो आपको एक समाज का जो अध्ययन है वो इस प्रोफेशन से मुझे आता है। और मेरा मानना है कि साहित्य जो होता है वो एक रचना की जो एक आग होती है, और ह्यूमन एक्सपीरियंस जो आप अनुभव करते हैं वो उनके लिए ईंधन का काम करता है, और दोनों जो वो आग उसको जलाती है तब वो साहित्य और कविता की ज्योति जलती है, और वो अल्टीमेटली जो है वो एक आपको एक दूसरे स्टेट में ट्रांसफॉर्म कर, जहां आप डिवाइन फीलिंग आने लगती है जब आप कुछ रचना करते हैं। जैसे रचनाकार, जैसे हम लोग नेचर को देखते हैं और आपका मानवीय अस्तित्व है, उसमें हम कहते हैं कि ईश्वर है जिसने कि आपको आपकी रचना, संसार की रचना की और आपको फिर पैदा किया। उसी तरह एक रचनाकार की उसमें जब वो कोई नई चीज लिख देता है तो आप समझिए कि एक तरह का मेटामॉर्फोसिस हो जाता है, एक तरह का एक सबलाइम स्टेट में आप आ जाते हैं। तो ये बड़ा सुखद अनुभव है। तो ये प्रशासन मुझे दो तरह से मदद करता है। एक तो जब व्यस्त रहता हूं तो उस बाकी समय में वो अपना एक फोर्स, जो पैशन जिसको कह लें, वो अपना वेग अब अपना एक्सप्रेस कर देता है, अभिव्यक्त कर देता है। और दूसरा, मुझे इतने सारे वैरायटी ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंसेस मिलते हैं और वो मुझे मेरी साहित्यिक संवेदना को इनरिच करते हैं, उसको ये धनी करते हैं। आशुतोष सर, हम आपको, हालांकि अब आप दिल्ली आ गए हैं, गृह मंत्रालय संभाल रहे हैं, लेकिन हम आपको थोड़ा सा असम लिए चलते हैं। असम की नैसर्गिक सुंदरता और वहाँ की टोपोग्राफी, ये हमारे देश से बड़ी विडंबना है कि हम हमेशा से उत्तर पूर्व के राज्यों को अपने देश के अन्य हिस्सों से कटा हुआ मानते हैं, और उसे अपने जैसे हम मध्य भारत में हैं, उत्तर भारत में हैं, दक्षिण भारत में हैं, पश्चिम भारत में, उससे थोड़ा सा उत्तर पूर्व को हम अलग कर लेकर चलते थे। वो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? वहाँ विभिन्न जिलों के जिलाधिकारी रहे, पूरे असम को आपने बहुत अच्छी तरह से देखा, समझा, अपने जीवन का बहुत अधिक समय आपने वहां पर बिताया। वहां की सभ्यता, वहां की संस्कृति का आपके मन मस्तिष्क पर क्या प्रभाव पड़ा? पिछले लगभग 4 वर्षों से मैं दिल्ली में हूं, और अगर दिल्ली ने मुझे शुष्क और रूखा नहीं बनाया तो इसका श्रेय असम को जाता है, क्योंकि उसने अभी भी मेरे मन को हरा भरा रखा हुआ है, मेरे हृदय में नमी बनाए रखी है। और लगभग 20 वर्षों का कार्यकाल मैंने असम में बिताया। 2 दशकों की यात्रा, इसने ऐसे अनुभव दिए, इतनी भावनाएं दी, ऐसे संबंध बनाए जिनसे मेरी संवेदनाएं और समृद्ध हुई और गहरी हुई। तो उनका प्रभाव मेरे जीवन पर और मेरे सृजन दोनों पर पड़ा सर। और जहां तक आपने पहले एक प्रश्न पूछा था कि क्या ऐसा होता है कि काम की वजह से आपकी साहित्य रचना बैकसीट ले लेती जी, तो कर्तव्य को तो प्राथमिकता देनी पड़ेगी और देनी भी चाहिए, क्योंकि कविता या सृजन तो सिर्फ मुझसे जुड़ा है, कर्तव्य किसी और से भी जुड़ा है, और इस वजह से कर्तव्य की प्राथमिकता रहती है। और धीरे धीरे लेकिन एक सामंजस्य बैठाने की
जो शक्ति है, जो सामर्थ्य है, वो आ जाता है। और मुझे लगता है कहीं वो बैलेंस शायद, फिर मैं कहूँगा कि ईश्वर की कृपा से फिर वो बैलेंस बनाने की स्थिति में आज हूँ। और जहाँ तक अपने कुर्सी के दायित्व का प्रश्न है, उसमें भी किसी भी तरह की गफलत ना हो, ये कोशिश करता हूँ। और जहाँ तक हो अपनी सृजन यात्रा को भी आगे बढ़ाए, अनवरत रखने का प्रयास करता हूँ। आपने सिर्फ अंग्रेजी में लिखा या अधिक अंग्रेजी में लिखा? हिंदी की तरफ आपका रुझान क्यों नहीं हुआ? ये वही पिताजी वाली बात रही, घर परिवार का जो माहौल था वो रहा, या ये अंग्रेजी से अधिक लगाव क्यों? ये आपने इसका एक तरह से उत्तर हाँ, एक अंश में दिया कि साहित्य, पहले तो मैं ये बता दूं कि साहित्य का साहित्य भाषा पे डिपेंडेंट नहीं होती जी। ठीक है, भाषा साहित्य पर डिपेंड करता है। तो अगर आप साहित्यकार हैं और आपके अंदर जो इमोशंस हैं, आपके अंदर जो भावना है, वो संवेदनशीलता है, वो बस एक माध्यम ढूंढती है अपने आप को अभिव्यक्त करने का। अब वो माध्यम हिंदी हो, अंग्रेजी हो, या इंडिया तो डाइवर्स कंट्री है, यहाँ विभिन्नता का देश है। और यहाँ पर तो आप जानते हैं कितनी सारी भाषाएं हैं, तमिल लिटरेचर है, बांग्ला लिटरेचर है, और सारे लिटरेचर की विधाएं जो हैं उतना ही अच्छा कर रही हैं, उतनी ही लोकप्रिय हैं। तो पहले तो ये कि साहित्य की जो है भाषा पर निर्भर नहीं रहती है। दूसरा, मेरा जहां तक सवाल है कि अंग्रेजी कैसे आई, तो वो फिर से वो घर का माहौल था और मेरे अंदर जो एक लिटरेरी सेंसिबिलिटी थी, संवेदनशीलता थी, वो उसको एक माध्यम मिला और अंग्रेजी का माध्यम मिला और अंग्रेजी से मैं रिलेट कर पाया उस समय। लेकिन सबसे अच्छी चीज ये हुई कि हमारे घर में हिंदी का भी बहुत अच्छा माहौल था। हमारे पिता वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के थे, तो वो जितना वो हमारे पिता हिंदी में कविता लिखते थे, थे अंग्रेजी के प्रोफेसर, हिंदी में लिखते थे। तो हिंदी से भी जो मेरा एक लगाव है वो टूटा नहीं, कहीं बना रहा। और वो हिंदी की यात्रा भी हमारी, मैं बड़ा एंजॉय करता हूं। मैं मतलब हिंदी बोलना या हिंदी में, इवन मैं अब तो हिंदी ने इतना आकर्षित कर लिया मुझे कि मुझे लगता है कभी कभी कि मुझे हिंदी की तरफ भी जाना चाहिए, समय अगर हो। अभी सोचने की भाषा अंग्रेजी है, लेकिन हिंदी से भी मेरा लगाव उतनी ही प्रिय है हिंदी मुझे। तो मेरा बहुत, ये मेरे लिए सौभाग्य होगा, एक साहित्यिक विद्यार्थी के रूप में मेरे लिए सौभाग्य होगा कि मैं अंग्रेजी के अलावा हिंदी में भी अपने आप को अभिव्यक्त करूं। तो मेरे एक पर्सनालिटी में, मेरी जो पर्सनालिटी में एक तरह का फैलाव आएगा, और वो मैं जस्ट वेट कर रहा हूं फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी। मैं जरूर लिखूंगा हिंदी में।